इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं होता है, ये उन लोगों की याद भी होता है जो बोल नहीं सके, और उन लोगों को भी जिन्होंने बोलने की कीमत चुकाई। कुछ कहानियां सरकारी फाइलों में मिलती हैं, कुछ अदालतों में, कुछ अखबार की पीली पड़ चुकी कटिंगों में, और कुछ उन परिवार की आंखों में जो किसी अपने के लौट आने का इंतजार करते रहे। 1980 का दशक भारत के इतिहास का सबसे कठिन दौरों में से एक था। एक तरफ आतंकवाद बढ़ रहा था, निर्दोष नागरिक, पुलिसकर्मी, पत्रकार और जनप्रतिनिधि हिंसा का शिकार हो रहे थे। दूसरी तरफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप भी सामने आ रहे थे। डर, अविश्वास और हिंसा धीरे धीरे पूरे पंजाब में छाने लगे। फिर जून 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर सन 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या, और उसके बाद सिख विरोधी दंगे। इन घटनाओं ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। लेकिन इतिहास की सबसे कठिन कहानियां अक्सर वहीं शुरू होती है जहां से दुनिया सोचती है कहानी खत्म हो गई। करीब 10 साल बाद एक बैंक अधिकारी पुराने रजिस्टरों के पन्ने पलट रहा था। न उसके हाथ में हथियार था, न उसके पास कोई सरकारी पद। उसके पास था तो केवल एक सवाल, क्या हर मौत का कोई रिकॉर्ड होता है? और यही एक सवाल से मानवाधिकारों के सबसे चर्चित सवालों में से एक तक लेके गया। उस व्यक्ति का नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की महिमा या किसी पक्ष की निंदा की नहीं है। यह एक ऐसे दौर की कहानी है जहां आतंकवाद भी था, राजनीतिक संघर्ष भी, सुरक्षा अभियान भी और न्याय की तलाश भी। इस वीडियो में हम किसी अफवाह का सहारा नहीं लेंगे, हम किसी समुदाय के खिलाफ नफरत नहीं फैलाएंगे। हम जहां तक संभव होगा दस्तावेजों और अदालतों और विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिहास भावनाओं से नहीं, सबूतों से लिखा जाता है, और सच कभी भी किसी एक की आवाज़ नहीं होता। पंजाब 95, एक सच जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। किसी भी कहानी को समझने से पहले उस दौर को समझना जरूरी है जिस दौर में कहानी जन्म लेती है। 1970 के दशक का पंजाब हरित क्रांति के कारण भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता, लेकिन आर्थिक प्रगति के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव भी बढ़ रहे थे। 13 अप्रैल 1978 अमृतसर, बैसाखी के दिन दो धार्मिक समूहों के बीच हुई एक हिंसक झड़प ने पंजाब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। आने वाले वर्षों में तनाव और बढ़ा। 9 सितंबर सन 1981 को हिंद समाचार समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण की हत्या हुई। 1982 में अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। फिर आया जून 1984। इसके कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर सन 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे हुए, जिनमें कई लोगों की जानें गई। इन घटनाओं ने पंजाब में हिंसा और अविश्वास के माहौल को और गहरा कर दिया। आने वाले वर्षों में आतंकवादी हिंसा और सुरक्षा अभियानों ने आम लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसी दौर में एक व्यक्ति ने ऐसे सवाल पूछना शुरू किए जिसकी गूंज अदालतों तक जा पहुंची, और यहीं से शुरू होती है जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी। 1984 के बाद पंजाब ने एक लंबा और कठिन दौर देखा। राज्य में उग्रवादी हिंसा जारी रही। पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना ने आतंकवाद से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। इन वर्षों में हजारों लोगों की जान गई, जिनमें आम नागरिक, पुलिसकर्मी, सुरक्षा बलों के सदस्य और उग्रवादी शामिल थे। इसी दौरान मानवाधिकारों के संगठनों ने आरोप लगाए। कुछ परिवारों ने दावा किया कि उनके अपने लोग घर से ले जाए गए, लेकिन बाद में उनका पता नहीं चला। दूसरी ओर राज्य सरकार और एजेंसियों का कहना था कि वे बेहद कठिन परिस्थितियों में उग्रवाद और हिंसा से लड़ रही थी। यही कारण है कि 1980 और 1990 के दशक का पंजाब आज भी इतिहास, राजनीतिक और मानवाधिकार की बहसों का विषय बना हुआ है। इसी माहौल में एक बैंक कर्मचारी ने एक ऐसा सवाल पूछा, क्या सरकारी रिकॉर्ड इन परिवारों की कहानी बता सकते हैं? उस व्यक्ति का नाम था जसवंत सिंह खालड़ा, एक साधारण बैंक कर्मचारी जिसके पास ना कोई सरकारी पद था, ना कोई राजनीतिक शक्ति, लेकिन उसके पास था एक सवाल, और उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने सरकारी रिकॉर्ड के पन्ने पलटने चालू किए। उसे नहीं पता था कि उसकी यह खोज उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। फिल्मों में अक्सर हर एक बड़ी कहानी का एक नायक होता है,
लेकिन इस कहानी का नायक ना कोई राजनेता था, ना कोई जज, ना कोई पुलिस अधिकारी। उसका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। उनका जन्म पंजाब के तरन जिले में एक सिख परिवार में हुआ। वे पेशे से पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मचारी थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ सामाजिक और मानवाधिकारों के मुद्दों में भी रुचि रखते थे। 1990 के दशक के शुरुआत में जब पंजाब हिंसा से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, तब खालड़ा ने एक अलग दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने अदालतों या पुलिस थानों से नहीं, बल्कि शमशान घाटों के रिकॉर्ड से शुरुआत की। अमृतसर नगर निगम के रिकॉर्ड और शमशान घाटों के रजिस्टरों का अध्ययन करते हुए उन्हें ऐसे कई रिकॉर्ड मिले जिनमें बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार अज्ञात या लावारिस के रूप में दर्ज था। खालड़ा ने इन रिकॉर्डों के आधार पर दावा किया इनमें कई लोग कथित रूप से पुलिस कार्रवाई के दौरान मारे गए हों। उन्होंने इन दस्तावेजों की प्रतियां तैयार की और यही दस्तावेज आगे चलकर पूरे मामले का केंद्र बन गए। जसवंत सिंह खालड़ा को शायद यह अंदाजा भी नहीं था, जिन दस्तावेजों को वो सिर्फ सच का तलाश समझ रहे थे, वही दस्तावेज एक दिन उनकी जिंदगी बदल देंगे। और फिर आया 6 सितंबर 1995, एक तारीख जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। 6 सितंबर 1995 सुबह का समय, उत्तर का कबीर पार्क इलाका। जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर थे। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। अभियोजन के अनुसार खालड़ा को उनके घर से बाहर ले जाया गया। इसके बाद वे फिर कभी अपने परिवार में वापस नहीं लौटे। पहले कुछ घंटे, फिर पूरा दिन, फिर कई दिन बीत गए। परिवार लगातार उन्हें खोजता रहा। पुलिस से संपर्क किया गया, लेकिन उनके बारे में कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई। यह केवल एक गुमशुदगी का मामला नहीं रह गया था। धीरे धीरे यह मामला पूरे पंजाब और फिर देश का मुद्दा बन गया। उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने न्याय की लड़ाई शुरू कर दी। इसी दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष गुरुचरण सिंह टोहड़ा ने भी इस मामले को उठाया। मामला अंततः भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यहीं से इस केस ने एक नया मोड़ लिया। 7 सितंबर 1995 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष गुरुचरण सिंह टोहड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह को टेलीग्राम भेजा। सितंबर से लेकर नवंबर तक उनकी पत्नी परमजीत कौर ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। 15 नवंबर 1995 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई जांच का आदेश दिया और कहा कि यदि आरोप आंशिक रूप से भी सही हो तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का अत्यंत गंभीर मामला होगा। अब यह केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, यह भारत की न्याय व्यवस्था की परीक्षा बनने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से ले लिया, लेकिन और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सच्चाई तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन सीबीआई की जांच में ऐसा क्या मिला जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सीबीआई ने गवाहों के बयान दर्ज किए और पुलिस रिकॉर्ड की जांच की और घटनाओं को पूरी श्रृंखला के साथ जोड़ने की कोशिश की। जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण गवाह सामने आए। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार एक गवाह ने बयान दिया कि उसने जसवंत सिंह खालड़ा को जबल पुलिस स्टेशन में हिरासत के दौरान देखा था। बाद में एक अन्य गवाह, जो उस समय पुलिस से जुड़ा एक अधिकारी एसपीओ, ने भी सीबीआई के सामने बयान दिया। अभियोजन ने इस गवाही को अपने मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र दायर किया। इसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंचा, जहां तय होना था प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करते हैं। जांच पूरी हो चुकी थी, गवाह सामने आ चुके थे और अदालत के सामने आरोप पत्र रखा जा चुका था। लेकिन क्या यह सबूत दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थे? 13 अक्टूबर सन 1996 को सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया। जांच में कुल 9 पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए, लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने से पहले तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके विरुद्ध आरोप तय नहीं हो सके। 25 जुलाई 1998 को ट्रायल कोर्ट ने शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए। अदालत में अभियोजना पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, परिस्थिति जन्य साक्ष्य और सीबीआई की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बचाव पक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया और अपने पक्ष में दलीलें दी। कई वर्षों तक गवाहों की जिरह चलती रही, दस्तावेजों की जांच हुई और आखिरकार 18 नवंबर 2005 को ट्रायल कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने 6 पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया।
अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुतों के आधार पर अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा। ट्रायल कोर्ट ने डीएसपी जसपाल सिंह और एएसआई अमरजीत सिंह को हत्या सहित गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं सतनाम सिंह, जसबीर सिंह, सुरिंदर पाल सिंह और पृथ्वीपाल सिंह को आपराधिक साजिश और अपहरण से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष की सजा सुनाई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचा। वहां अदालत ने न सिर्फ फैसले की समीक्षा की बल्कि कुछ सजाओं में महत्वपूर्ण बदलाव भी किए और यही बदलाव इस केस को भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में से एक बन गया। 18 नवंबर 2005 को ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी थी, लेकिन यह मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ। दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की। दूसरी ओर जसवंत सिंह खाड़ला की पत्नी परमजीत सिंह कौर ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि 4 अधिकारियों को केवल 7 वर्ष की सजा मिली है। उनके अपराध को गंभीरता को देखते हुए यह सजा पर्याप्त नहीं है। अक्टूबर 2007 पंजाब एवं हरियाणा के हाईकोर्ट ने पूरे मामले को दोबारा समीक्षा की। अदालत ने गवाहों के बयान, सीबीआई की जांच और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से निरीक्षण किया। हाईकोर्ट ने डीएसपी जसपाल सिंह को दोष सिद्धि और आजीवन कारावास सजा को बरकरार रखा। वहीं अमरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया। जिन 4 पुलिस अधिकारियों को ट्रायल कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा दी थी, हाई कोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दी। अदालत ने यह माना कि मामला अत्यंत गंभीर और सजा 7 वर्ष की पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें आजीवन कारावास कर दिया गया। लेकिन यह अभी अंतिम फैसला नहीं था। दोषी अधिकारियों ने भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब पूरा देश इंतजार कर रहा था, क्या हाई कोर्ट का फैसला कायम रहेगा या फिर मामला एक बार फिर बदल जाएगा। साल 2011 जसवंत सिंह खाड़ला के लापता होने के 16 वर्ष हो चुके थे। ट्रायल कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट अपना फैसला सुना चुके थे। अब अंतिम निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय को देना था। 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों की गवाही और निचले अदालतों के फैसलों का विस्तार से अध्ययन किया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 पुलिस अधिकारियों को दोषी सिद्ध पाया और उन्हें दी गई आजीवन कारावास सजा को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि ऊपर सुनाए गए सभी सजा, सभी गवाह आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थे। इस मामले की महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जसवंत सिंह खाड़ला का शव कभी बरामद ही नहीं हुआ। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून में किसी का शव न मिलना किसी हत्या के मुकदमे को स्वतः असफल नहीं बना देता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। लेकिन इस मामले ने भारत के सामने कुछ ऐसे सवाल छोड़े जिन पर आज भी चर्चा होती है। सुरक्षा, मानवाधिकार और कानून के शासन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, यही सवाल इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाते हैं। साथियों, जसवंत सिंह खाड़ला का मामला केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह भारत के इतिहास की एक ऐसे दौर की कहानी है जब पंजाब आतंकवाद, भय और हिंसा से गुजर रहा था। उस दौर में आतंकवादी हमलों से हजारों निर्दोष नागरिक, पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान मारे गए। वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में सुरक्षा बलों पर मानवाधिकारों का उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। जसवंत सिंह खाड़ला का मामला इन्हीं आरोपों में से एक था, जिसकी जांच अदालतों की निगरानी में हुई। सीबीआई ने जांच की और अंततः न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। यह मामला हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में कानून का शासन सबसे ऊपर होता है। यदि किसी सरकारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसकी जांच हो सकती है और अदालत सबूतों के आधार पर फैसला दे सकती है। इसी तरह यदि किसी पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो कानून उसे भी संरक्षण देता है। यही न्याय की व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास हमें केवल घटनाएं नहीं बताता, वह हमें सोचने पर मजबूर करता है। पंजाब का वह दौर हमें यही सिखाता है कि हिंसा चाहे किसी भी तरफ से हो, उसकी कीमत आम लोग चुकाते हैं और न्याय चाहे देर से मिले लेकिन उसकी तलाश कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।